आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है राहुल गांधी एक चक्रव्यूह में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। बात दरअसल गुजरात इंतखाबात की। सियासत अपने निजी मफाद के लिए कहीं भी कुछ भी कर सकती है। इलेक्शन आते ही सियासत हर रंग का चोला पहन करके निकल पड़ती है। मंदिर से लेकर के मस्जिद तक और गुरुद्वारे से लेकर के चर्च तक लीडरान अपनी हाजिरी लगाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सियासत इलेक्शन को मजहबी चोला पहना करके आवाम को गुमराह कर रही है? क्या लीडरों की अकीदत फकत सियासी है? अकीदत को लेकर के लीडरान की बयानबाजी कितनी जायज है? इन्हीं तमाम सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का मुद्दा। दरअसल कांग्रेस किसी ना किसी पेच में अक्सर उलझती रहती है। मानो मुश्किलों ने राहुल गांधी का दामन थाम रखा है। सोमनाथ मंदिर में राहुल गांधी के नाम को लेकर के शुरू हुई बहस की आग उनके घर में भी मुखालिफत से और ज्यादा भड़की हुई नजर आ रही है। पूरी सूरत हाल पर एक खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। गुजरात की सियासत हर दिन नई शक्ल अख्तियार कर रही है। रोज अपना चेहरा बदल रही है। कभी वोट को जात में बांट देती है तो कभी मजहब से खुद को मजबूत करती है। हर रोज अपना रंग बदलती गुजरात की सियासत की एक तस्वीर ने पूरे मुल्क को अपनी तरफ खींच लिया है। गुजरात में कांग्रेस को जिताने के लिए राहुल गांधी दौरों से लेकर के दुआ तक कर रहे हैं। इसी कड़ी में राहुल सोमनाथ मंदिर क्या गए, सियासी गलियारों में बवाल मच गया। भगवान के दरबार में राहुल की अकीदत की हाजिरी सियासी फांस बन गई। दरअसल मंदिर में गैर हिंदुओं के लिए रखे गए रजिस्टर में राहुल गांधी के नाम की एंट्री पाई गई। जैसे ही ये खबर मंदिर से बाहर निकली, राहुल गांधी पर सवाल उठने लगे। बीजेपी ने राहुल गांधी से उनका मजहब पूछ डाला। कि वो हिंदू कहें, क्यों मैं जानता हूँ कह नहीं सकता, वो तो अपराध हो जाएगा कैथोलिक चर्च में। वेटिकन फिर इसका कुछ सजा वजा दे देंगे उसको। तो इसीलिए ये कह नहीं सकता। ये सारी परिवार तो क्रिश्चियन है, वड्रा भी क्रिश्चियन है। हाँ, तो इसीलिए इसको कहने में इनको क्यों शर्म है? इलेक्शन आते ही लीडर हर मजहब के हो जाते हैं। मंदिर से लेकर मजार और गुरुद्वारे से लेकर के चर्च तक दुआओं का सिलसिला जारी हो जाता है। ऐसे में राहुल गांधी पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी सोमनाथ मंदिर अकीदत के लिए गए थे या सियासत के लिए? आखिर राहुल गांधी ने अपना नाम गैर हिंदुओं वाले रजिस्टर में क्यों दर्ज कराया? लेकिन कांग्रेस ने राहुल गांधी को न सिर्फ सच्चा हिंदू बताया, बल्कि साथ में ये भी दलील दी कि राहुल गांधी जनेऊधारी हिंदू हैं। मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट और गुरेज नहीं कि न केवल कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी हिंदू धर्म से हैं, वो जनेऊधारी हिंदू हैं। कांग्रेस के हमलों का सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं हुआ। सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम बताएं कि वो कितनी बार मंदिर जाते हैं। सिब्बल ने कहा कि वो सिर्फ हिंदू धर्म का दिखावा करते हैं और उनको इस हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। पीएम असली हिंदू नहीं है। प्रधानमंत्री जी रोज के रोज कितनी बार मंदिरों में जाते हैं? सुबह उठ के क्या मंदिर जाते हैं? अरे मंदिर का तो वो आदर करता है जो हिंदुइज्म की भावनाओं का आदर करे, जो हिंदू धर्म की भावनाओं का आदर करे। आप तो हिंदू धर्म को छोड़ चुके हैं। आपने तो हिंदुत्व को अपनाया है जिसका हिंदू धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। आप तो असली हिंदू है ही नहीं। राहुल गांधी इस वक्त चौतरफा घिरे नजर आ रहे हैं। बीजेपी के हमले अभी भी जारी हैं। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी की घर में ही मुखालिफत होने लगी है। कांग्रेस लीडर और महाराष्ट्र कांग्रेस सेक्रेटरी शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी के सदर इलेक्शन को मजाक बताते हुए कहा कि राहुल गांधी का सदर चुने जाने का प्रोसेस पाखंड है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का ये इलेक्शन फिक्स्ड है। ये इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन है। जो होने वाला इलेक्शन है, जो इलेक्शन नहीं बल्कि एक सिलेक्शन है। वो एक चुनाव नहीं, एक चयन है। चुनाव दो लोगों के बीच होता है, चयन एक व्यक्ति का होता है। चुनाव की प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू होने वाली है। वो 19 दिन की प्रक्रिया जो है वो एक फर्जी, शैम
और एक सिलेक्शन प्रोसेस की प्रक्रिया है, इलेक्शन प्रोसेस नहीं है। तमाम इल्जामों के बीच ये सवाल पैदा होता है कि आखिर सियासत तरक्की की बात क्यों नहीं करती? आखिर क्यों सियासत आवाम को मजहब में उलझा कर रखती है? आखिर क्यों लीडरों को इलेक्शन के वक्त ही भगवान या अल्लाह याद आते हैं? क्या वाकई सियासतदां मजहब के नाम पर सिर्फ अपनी अपनी सियासत चमकाते हैं? और गुजरात इंतखाबात के बीच वहां पर यह धर्म युद्ध क्या जाहिर करता है? और सवाल यह भी कि गुजरात का इलेक्शन अब विकास से गिरकर मजहब पर क्यों अटक गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आखिर ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है कि विकास हो, बेरोजगारी हो या तमाम दूसरे बुनियादी मामले, जीएसटी से लेकर के नोटबंदी तक की बात की जा रही थी, लेकिन आखिरकार सब कुछ आकर के इस वक्त टिकता हुआ दिखाई दे रहा है धर्म यानी कि मजहब पर। और यह साबित करना पड़ रहा है राहुल गांधी को कि वो हिंदू हैं या फिर वो किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन क्या धर्म की ही सियासत करके या फिर धर्म की बात करके ही अपने अपने सियासी मफाद हासिल कर सकते हैं? और गुजरात की जंग धर्म की बिना पर ही अब लड़ी जाएगी। और गुजरात की जंग जहां तमाम सियासी मुद्दों से लेकर के जात पात तक उलझी और अब मजहब के पेच में भी फंसती हुई नजर आ रही है, यह कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी परेशानी का सबब है? क्योंकि अभी तक तो यही देखने को मिल रहा था कि कांग्रेस, राहुल गांधी अच्छे खासे फॉर्म में नजर आ रहे थे, पूरी तरह से अपना दम लगा रहे थे, लेकिन यह दांव शायद उनके लिए कहीं ना कहीं उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हम इसी पर मजीद बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल जुड़ गया है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो से 4 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अशोक गोयल साहब, जो कि तर्जुमान हैं बीजेपी के। इसके अलावा अहमदाबाद से हमारे साथ, अहमदाबाद स्टूडियो से नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के जुड़े हुए हैं रोहन गुप्ता जी। वहीं स्टूडियो में हमारे साथ सीपीआई के तर्जुमान अमीर हैदर जैदी साहब भी मौजूद हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ वीके शर्मा जी मौजूद हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ प्रोफेसर राजवीर शर्मा जी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है बातचीत में और इस चर्चा में। अशोक गोयल साहब, मैं बातचीत की शुरुआत आपसे करना चाह रहा हूं। विकास से शुरुआत हुई थी और गुजरात मॉडल को लेकर के आप आगे बढ़ रहे थे। गुजरात मॉडल में पहले तो मैं यह जानना चाहूंगा कि अगर आपको गुजरात मॉडल पर इतना भरोसा है तो पूरी कैबिनेट आपको लगाने की क्या जरूरत पड़ रही है? और विकास से शुरू हुई जो लड़ाई है वो धर्म पर आकर के क्यों रुकी हुई है? क्यों आपको मजहब पूछने की जरूरत पड़ ही रही है? देखिए साहब, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक ही मॉडल पे चुनाव लड़ती है, वह विकास का मॉडल। विकास के मॉडल पर कांग्रेस बात ही नहीं करना चाहती, क्योंकि जो 22 साल में लगातार भारतीय जनता पार्टी अगर गुजरात में जीत रही है, और आपने देखा कि हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज भी बढ़ रहा है और नंबर ऑफ सीट्स भी बढ़ रही है, उसका सिर्फ एक ही कारण है, वो है गुजरात का विकास। जब कांग्रेस वहां पर सत्ता में थी तो लोगों को याद है कि 12-12, 13-13 घंटे अंधेरे में डूबा रहता था गुजरात। लोगों को याद है कि पानी वहां पर होता नहीं था। लोगों को याद है कि वहां पर जीडीपी कितनी बढ़ी है। लोगों को याद है कि वहां पर कृषि के अंदर कितना सुधार हुआ है। लेकिन कांग्रेस के पास विकास करने के मुद्दे पर लेकर बात करने के लिए कुछ नहीं है। उनके पास सिर्फ स्टूपिड थॉट है। गुजरात मॉडल के ऊपर वो बात नहीं करना चाहते। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 10 वर्ष, तो सर आप 10 वर्ष धर्म क्यों पूछ रहे हैं? हम नहीं पूछ रहे धर्म, वही लेकर आए हैं। वही आज चुनावी भक्ति उनके अंदर नजर आ रही है। भगवान राम को लेकर उनके विचार, कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के विचार सबको मालूम है। राहुल गांधी जी स्वयं कहते थे कि मंदिर में जाने वाले लोग महिलाओं को छेड़ते हैं। ये राहुल गांधी जी ने कहा। सभी को पता है कि भगवान राम के अस्तित्व पर, राम सेतु के ऊपर निशान सवाल खड़े करने वाले कांग्रेस के लोग हैं। तो आज आपने उनके धर्म पर सवाल नहीं, हमने सवाल नहीं किया। हाँ। ये जब इस तरह की चुनावी भक्ति दिखाएंगे तो लोग सवाल खड़ा करेंगे और उनको जवाब देना पड़ेगा कि कल तक जिसका अस्तित्व मानने को तैयार नहीं थे, ट्रम्प कार्ड मिल गया। ट्रम्प कार्ड की बात ही नहीं है। ट्रम्प कार्ड आप देखिए आज वो विकास पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? सिर्फ वन लाइनर लेकर आ जाते हैं। सवाल तो वन लाइनर लेकर आ जाते हैं। आप गुजरात के विकास पे क्यों नहीं बात कर रहे? सर सवाल क्यों नहीं वो बात? उन्होंने घर के ऊपर सवाल पूछा, उन्होंने कर्ज के ऊपर आज सवाल पूछा, जवाब आपकी तरफ से आया नहीं? नहीं, बिल्कुल दिया हमने जवाब। उनको जानकारी है नहीं। सर यहाँ बता, एनपीए जो है वो कांग्रेस के टाइम लोन दिए गए। भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों को लोन नहीं दिए, इन लोगों ने लोन दिए और उनको वो गलत दिखाते रहे। एनपीए को वो कर्ज माफी कहते हैं। एक्चुअली तो ये जो अर्थशास्त्री हैं इनको जानकारी नहीं है। ये
तो ये ग्रैंड स्टूपिड थॉट है ये। अमेठी मॉडल की बात क्यों नहीं करते ये लोग? क्योंकि आज तक ये इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं, इतने वर्ष आपकी पूरी बात आ गई, मैं आता हूं। और रोहन गुप्ता जी, आपने सुना कि अशोक गोयल साहब कह रहे हैं क्या कुछ, उस पर मैं आपसे जवाब चाहूंगा, लेकिन मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि अगर सर आपको अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस है तो आपको जवाब देने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? आपको क्या जरूरत है कि राहुल जी की आप धर्म को लेकर के सर्टिफिकेट बांटे कि वो जनेऊ धारू हैं या नहीं है? देखिए, हम लोग सब जानते हैं कि धर्म के बारे में जवाब नहीं देंगे, हमारा धर्म विकास मॉडल की नहीं, मैं बता रहा हूं, उसका जवाब दे रहा हूं। जो विकास मॉडल की बात, जो फर्जी विकास मॉडल जो भाजपा का है, वो अब सबके सामने खुला है। भाजपा को इस चुनाव को जीतने के लिए सिर्फ भावनात्मक मुद्दों का सहारा है। हमने तो भाजपा को नहीं पूछा कि आप सवाल पूछो राहुल गांधी के, हमने भाजपा को नहीं बोला कि आप रजिस्टर बनाओ। आप मेरी बात सुन लीजिए अशोक जी, मैंने आपकी चीज पूरी तरह से आप सुन लीजिए। हमने आपको नहीं बोला कि आप फर्जी रजिस्टर बनाओ, हमने आपको नहीं बोला कि सवाल पूछिए। जब आपको जवाब मिला और तमतमाकर जवाब मिला तो आपको उससे भी दुख हो रहा है। आपको दर्द यह हो रहा है कि राहुल जी मंदिर क्यों जा रहे हैं। अगर आप राहुल जी मंदिर चले गए तो आप हिंदू की बात कैसे करेंगे? आपको भाजपा को गुजरात में वोट कैसे मिलेंगे? विकास तो आपने किया नहीं है, क्योंकि विकास तो पागल हो चुका है। तो सर इसीलिए जा रहे हैं क्या कि हिंदुत्व की बात ना कर पाए? आपका मैनिफेस्टो देखिए। आपको मैं अशोक जी, आपको मैं सवाल यह पूछूंगा, आप तो बहुत बड़े ये आर्थिक ज्ञाता लग रहे हैं। 2 सवाल के जवाब आपकी पार्टी नहीं दे पाई, प्रधानमंत्री नहीं दे पाई, आप ही दे दीजिए। 22 साल के मैनिफेस्टो का एक भी मुद्दा आप पूरा नहीं कर पाए हैं। धोलेरा की आप बात ऑन पेपर है और आप नए एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री के भाषण का 75% समय कांग्रेस के बारे में और इतिहास के बारे में बात करने के लिए जा रहा है। क्यों? क्योंकि आप कुछ नहीं कर पाए। और आपको मालूम है एक ही सहारा, पहले आपने राम भगवान को बेवकूफ बनाया, अब वापस आ गए यहां पे। राहुल गांधी जी हिंदू है, ये बोलने में हमको गर्व है। और आपको जब जवाब मिलता है, आप आपको सवाल पूछते हैं कि आप क्यों बोल रहे हो। अरे भाई साहब, आप विकास की बात करो, आपकी सरकार है 22 साल से, कौन से मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रहे हो? आपको मालूम है कि ठीक है रोहन गुप्ता जी, मैं जवाब लेता हूं। चुनाव ठीक है, जल्दी से सर मैं जवाब, क्योंकि बाकी में भाषण में जाना है, लेकिन मैं आऊंगा आपकी बात। कौन से आंकड़ों की बात हुई है? ठीक है रोहन गुप्ता जी, चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई। आपके प्रधानमंत्री के आंकड़े बताइए। आपके भाषण में, प्रधानमंत्री के भाषण में आंकड़े क्यों नहीं है? नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए, मैं रोहन गुप्ता जी आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। ठीक है, मैं आ रहा हूं, अशोक जी आ रहा हूं। मैं रोहन जी से पूछना चाह रहा हूं कि 10 साल इनकी सरकार रही केंद्र के अंदर, 2004 से 2014 के लिए इन्होंने गुजरात के लिए क्या किया? एक जवाब देंगे उसका? नर्मदा का पानी रोक दिया, जो ग्रांट कमीशन, जो ग्रांट आती थी वो 55,000 से 1,25,000 करोड़ हो गई। एक काम इन्होंने नहीं किया। आज ये गुजरात की बात कर रहे हैं। लगातार 22 सालों से गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी से मोहब्बत करती है, प्यार करती है, वहां पर विकास किया है, वहां पर काम किया है, वहां पे बात नहीं की आप लोगों की। कांग्रेस नहीं निकल पाया। गुजरात मॉडल में कांग्रेस आ गई। आपने तो गुजरात मॉडल पूरे हिंदुस्तान में बेचा है। आपने गुजरात मॉडल बेचा है, तो जवाब आपको देना गुजरात मॉडल पे। कोई जवाब नहीं। गुजरात मॉडल पे जवाब ठीक है राहुल जी के मंदिर ये जो तमाम बातें आप देख रहे हैं, लेकिन हम गुजरात के इलेक्शन को देखिए और जो गुजरात की लड़ाई है, हम देखते हैं कि किस तरीके से जो ग्राउंड या बुनियादी बातें थी, अब आप हार चुके हैं। ठीक है, बेरोजगारी की बात होती है, एम्प्लॉयमेंट से लेकर के विकास तक की बात हो रही थी, और काम कितना किया इसकी बात हो रही थी। बाद में ये जात पात में उलझ गई और अब तो मजहब पर भी आ गई है। तो क्या हर बार इलेक्शन जो है मजहब की ग्राउंड पर ही हिंदुस्तान में लड़ा जाएगा हर जगह? क्या यही एक ग्राउंड बचा है? नहीं, ऐसा है, देखो बीजेपी आर्थिक मुद्दों पे चुनाव लड़ ही नहीं सकती है और कांग्रेस उसमें फंसती भी नजर आ रही है। वजह यह है कि गलती से किसी रजिस्टर पे साइन हो जाता है। क्या आपका मजहब इतना कमजोर है कि आपको फिर मान देने की कोशिश? सर, जिन्होंने नाम लिखवाया वो तो सामने नहीं आ रहे मनोज त्यागी साहब। मैं वही बताने जा रहा हूं, वो प्रमाण देने की पूरी कांग्रेस ताकत के साथ झुक गई है कि राहुल गांधी हिंदू है, कट्टरवादी हिंदू है। आरएसएस ये मानने को तैयार नहीं वो हिंदू है। तो अब तो इन्हें कोई देश का बड़ा शंकराचार्य ढूंढ के लाना चाहिए कि राहुल गांधी भी हिंदू है। मसला ये नहीं है। आर्थिक मुद्दों में जब चुनाव लड़ा जा रहा था, गुजरात मॉडल के ऊपर पूरे देश को बेवकूफ बनाया बीजेपी ने। आज गुजरात मॉडल की बात ही नहीं हो रही है। आज आप ये बात हो रही है, बंगाल पे बात करोगे तो बंगाल पे बात कर लेंगे। आप बंगाल पे डिबेट रखो तो बंगाल में बात कर लेंगे। मेरे ख्याल से कम्युनिस्ट मॉडल पेश करो जो पूरे विश्व के अंदर फेल हो गया। चुप ही है ना
आप खामोश रहेंगे, मैं बोल रहा था, आप चुप रहेंगे, बताइए ना, नहीं चुप रहेंगे आप। आपने पूरे देश के अंदर गुजरात मॉडल को बेचा नहीं बेचा? आज गुजरात मॉडल पे आप बात नहीं कर रहे। मंदिर मंदिर घूम के भाषण देने के बाद जीडीपी बढ़ती है क्या? सारी संस्थाओं को आप आंकड़े हुए, आप पढ़ के आइए ना। आज जीडीपी का आंकड़ा है ना, उस पर बात कर रहा हूँ, उस पर ही बात कर रहा हूँ। क्या मंदिर मंदिर घूम के भाषण देने के बाद जीडीपी की विकास दर हो सकती है देश के अंदर? मुझे बताइए, आज टमाटर दिख रहा है, इस क्वार्टर में तो प्याज क्या रेट बढ़ गई है, हालत इतनी बदतर हो गई है महंगाई से देश की, गरीब आदमी ट्राई मांग कर रहा है, किसान की हालत क्या है, बेरोजगारी की हालत क्या है, शिक्षा का स्तर क्या है, स्वास्थ्य का स्तर क्या है, बढ़ रहा है तो क्या लेके बैठ गए? इनकी फाइनेंशियल पॉलिसीज काम कर रही है, नोटबंदी और जीएसटी काम कर रही है क्या? क्योंकि 0.6% बढ़ा है जीडीपी। सुहेल साहब सुन लीजिए, मेरी सुन लीजिए, आप अर्थशास्त्र का सीधा सीधा फार्मूला है कि लोगों की क्या क्रय शक्ति बढ़ गई? अगर क्रय शक्ति नहीं बढ़ी तो विक्रय शक्ति भी नहीं हो सकती है। अर्थशास्त्र का सीधा फार्मूला है। आप मार्केट में जाके देख लिए, दुकानदार हाथ पे हाथ धरे बैठा है। रियल एस्टेट बिल्कुल डूब चुका है और रियल एस्टेट के डूबने के बाद 27 इंडस्ट्री डूब गई। 27 रियल एस्टेट जैसे डूबा, उससे जुड़ी हुई 27 उद्योग है। 27 का 27 उद्योग बंटाधार बैठा है। किसानों की हालत बुरी है। आज टमाटर 60 रुपए केजी बिक रहा है। कभी बिकता था सर्दियों में टमाटर 60 रुपए केजी? प्याज किस रेट में बिक रही है? अभी किसान के प्याज 2 रुपए किलो बिक रही है। महंगाई पे बात क्यों नहीं होती? अशोक गोयल साहब, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, विकास को लेकर के बात इधर उधर क्यों चली जाती है? सवाल मंदिर मस्जिद इशू, मैंने 2 सवाल के बारे में आपसे पूछा, उस पर भी पूरा जवाब नहीं आ पाया कि आखिर कर्ज क्यों इतना बढ़ गया। देखिए साहब के आप अगर सही मानों में डिबेट करना चाहते हैं तो सही मुद्दों पर डिबेट करना चाहिए। आज ये जो कांग्रेस के जो लोग हैं वो कहते हैं कि कर्जा माफ कर दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आज ये 9 लाख करोड़ के जो एनपीए हैं, अगर आप इसके मूल में जाएं तो पिछले 3 साल में तो 1 पैसे का भी लोन उनमें से नहीं दिया गया। तो ये कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। ये 9 लाख करोड़ रुपए उन्होंने किस वजह से दे दिए इन लोगों को? क्यों ये एनपीए हो गए? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो उसने बैंक को ट्रांसपेरेंट किया है। जो पहले उन अकाउंट्स को क्लीन दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आज वो एनपीए हैं, आज उस बैंक को मजबूत किया है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना कांग्रेस की भूल थी। क्या बैंकों का राष्ट्रीयकरण आप गलत मानते हैं? सुनिए, नहीं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण आप गलत मानते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण गलत मानते हैं। कांग्रेस प्रधानमंत्री का बयान ये है कि बैंकों को राष्ट्रीयकरण करना कांग्रेस की भूल थी। क्या बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना आप गलत मानते हैं? आप मुझे बताइए ना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण गलत हुआ था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण गलत हुआ था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण गलत हुआ था? आप नहीं बोल पाएंगे, आप नहीं बोल पाएंगे। आप देश को बेचने निकले हैं उद्योगपतियों के नाम। खामोश बैठे सर, उनके पास भी जाना है। ठीक है। कांग्रेस ने अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव थे तो यही मुद्दा उठाया था, 27 साल यूपी बेहाल। भाई साहब, ये जो 22 साल की बात कर रहे हैं, फिर इनको लगा कि ये हमारे राहुल गांधी जी यूपी में लॉन्च नहीं हो पाएंगे तो ये अखिलेश यादव की साइकिल पे बैठ गए। 2 लड़के आ गए। फिर इन्होंने देखा कि भाई 2 लड़कों से काम नहीं चला तो अभी गुजरात में इन्होंने 3 लड़के पकड़े। बीजेपी का किसी तरह से राहुल गांधी लॉन्च हो जाए। अब ये इसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या गलती है कि राहुल गांधी लॉन्च नहीं हो पा रहे? अब इनको ये लगा कि ये 4 लड़कों के साथ भी कांग्रेस की गाड़ी पार्टियों को ये आज ये मंदिर लोग समझ रहे हैं कंडीशन की राजनीति आज सीरियस मुद्दों पर बात करनी चाहिए कि गुजरात 22 साल में कहां खड़ा है? जब कांग्रेस थी गुजरात के अंदर तो गुजरात की क्या हालत थी? गुजरात की क्या जीडीपी थी? गुजरात की क्या इनकम थी? गुजरात के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की क्या पोजीशन थी? आज 22 साल के बाद गुजरात कहां खड़ा हुआ है? हार्दिक पटेल के ऊपर जो आपने हर जगह इंडिकेटर लगाया था वो आपको गुजरात के अंदर लेके डूबेगा। जो आपने दलितों के ऊपर अत्याचार किए हैं, ठीक है, आपको गुजरात में लेके जैदी साहब, अशोक गहलोत साहब, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं। ठीक है सर, मैं आता हूं। लेकिन वीके शर्मा साहब, आप जब भी सियासत की बात होती है तो बात बुनियादी मुद्दों से अलग क्यों हो जाती है? और इस वक्त जो गुजरात की लड़ाई है, आप देख रहे हैं कि क्या सही मुद्दों पर लड़ी जा रही है? और क्या विकास की बात कांग्रेस नहीं कर रही है या बीजेपी नहीं करने दे रही है? देखिए, अब तक का जो ओवरऑल विश्लेषण है, देखा जाए गुजरात चुनाव को लेकर, जिस प्रकार से पिछले 1.5 महीने के अंदर राहुल गांधी ने जिस प्रकार मंदिरों की ताबड़तोड़ यात्राएं की हैं, तो वो मुझे लगता है कि उन्होंने एक गलत समय चूज किया है। इससे पहले उनको ये सारी चीजें क्यों नहीं ध्यान में आई
ठीक है। और आज जब एक सोमनाथ मंदिर का जो मुद्दा अब सबके सामने आया कि गैर हिंदू होने की जो बात सबके सामने आ रही है, तो मैं समझता हूं कि जो धर्म और राजनीति दोनों एक अलग अलग प्रकरण है। धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए और राजनीति को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। जहां धर्म की बात आती है और वहां फिर राजनीति होती है। नहीं तो आज तो देखिए कांग्रेस की तरफ से कपिल सिब्बल जी ने पीएम पर भी सवाल उठा दिया। उन्होंने कह दिया कि वो हिंदू ही नहीं है। नहीं, देखिए, किसी के ऊपर सवाल उठाने से ना उठाने से इससे किसी का धर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि 2012 का इलेक्शन जब हुआ तो गुजरात के अंदर भाजपा ने केवल केंद्र सरकार से जो लड़ाई लड़ी, केवल गुजरात के साथ अन्याय जो हो रहा था उसके ऊपर लड़ी, क्योंकि उनको लगता था कि कहीं ना कहीं केंद्र अनदेखी कर रहा है। गुजरात को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं उनको नहीं मिली। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं सर प्लीज, मेरी बात सुनिए। मैं आपको ये बता रहा हूं, नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, चुनावी मुद्दे की बात कर रहा हूं मैं, चुनावी मुद्दे। गुजरात का नहीं, आप मेरी बात नहीं, आप मेरी बात को हिंदुस्तान में कैसे आप मेरी बात को काटे ना। मेरी बात सवाल ये है, आप मेरी बात को सुन ही नहीं पा रहे हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरी बात सुनिए आप। लेकिन आज मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि भाजपा ने जिस प्रकार से उस समय पे इलेक्शन लड़ा, तो राहुल गांधी आज वो सारी चीजें क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं? क्यों केंद्र से संवाद नहीं कर पा रहे? क्यों केंद्र से वो चीजें नहीं डिमांड कर पा रहे? आज उनको मंदिर में घूमने की क्या, क्योंकि क्यों घूम रहे हैं? बीइंग ए जर्नलिस्ट मैं जर्नलिस्ट होने के नाते मैं ना बीजेपी की बात कर रहा हूं, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, ना कांग्रेस की बात कर रहा हूं। नहीं, मेरे को परेशानी नहीं है। मैं आप राहुल गांधी नहीं, आप नहीं समझ पा रहे, आप इस बात को समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस को लगता है कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो धर्म परस्ती का एक धर्म को लेके जो ठप्पा लगा हुआ है वो उसको तोड़ना चाहती है, इसलिए शायद वो मंदिरों की यात्राएं कर रहे हैं और अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि हम हिंदुओं के कितने बड़े सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा लेकर के चल रही है और ये बात बार बार उठ रही है। मैं आऊंगा रोहन गुप्ता जी, आपके पास भी आऊंगा मैं, लेकिन हमारे साथ राजवीर शर्मा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। राजवीर शर्मा जी, जो इस वक्त गुजरात में देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार फुल फ्लेज अपनी कोशिश करती हुई दिखाई दे रही थी और जिस तरीके से अलग अलग एक जातिगत समीकरण जो है वो साधने में एक तरह से कामयाब होती दिख रही थी, चाहे वो जिग्नेश मेवाड़ी हो, चाहे वो हार्दिक पटेल हो, चाहे वो दूसरे नेता हो। लेकिन क्या अब जो धर्म का कार्ड सामने आया है ये कांग्रेस को बैकफुट पर ला रहा है और कहीं ना कहीं एक तरीके से अब कांग्रेस को आने वाले वक्त में मुश्किलें उठानी पड़ेंगी? देखिए, दो तीन बातें मैं कहना चाहूंगा। एक तो ये कि जब गुजरात के इलेक्शन शुरू हुए तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के लिए ये डू और डाई का सवाल था। कांग्रेस ये सोचती थी कि अगर इस चुनाव में हम कुछ कर पाते हैं तो शायद उनका नेशनल और वहाँ गुजरात में भी कोई रेलेवेंस बना रहेगा। और इसलिए मुझे लगता था कि जो उन्होंने शुरुआत की थी, एक तो जातिगत शुरुआत की थी और ये एक तरफा लग रहा था कि अपना जो प्रचार एक पोस्ट ट्रुथ पॉलिटिक्स होती है वो पोस्ट ट्रुथ पॉलिटिक्स उन्होंने चलाई, चाहे वो विकास की थी, चाहे वो जाति की थी, चाहे किसी की भी थी। लेकिन जैसे जैसे बीजेपी ने उनका फिर एक एक्सपोजर शुरू हुआ कि अब दलित की बात ले लीजिए, बेलछी से लेकर के और हरियाणा की कहानी उन्होंने बतानी शुरू कर दी कि कहाँ कहाँ जो दलित हैं उन पर अत्याचार कांग्रेस के शासन में नहीं हुए और बेलछी में 11 दलित मारे गए और इंदिरा गांधी जी हाथी पर चढ़ करके वहां पर गई। तो इस तरीके की बातें जब बीजेपी ने भी बताना शुरू किया तो कांग्रेस को लगा कि अब तो उनका जो ये जाति वाला, दलित वाला और ये कार्ड है शायद चल नहीं पाएगा। ऐसे ही जो आपने देखा होगा कि जो हार्दिक पटेल हैं उनकी जो एक उनका जो आंदोलन है उसमें बिखराव आया, तो उस बिखराव के आने पर भी कांग्रेस को ये लगा कि जो 3 खाम का राजनीति वो करना चाहते थे शायद उसमें कहीं कमी आई। ऐसे ही मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि विकास के मुद्दे उन्होंने उठाए, जीएसटी का उठाया, डिमोनेटाइजेशन का उठाया। तो क्या ये कारगर नहीं हो रहे? नहीं, कारगर इसलिए नहीं हो रहे कि अब उन्होंने जो बेरोजगारी की बात की तो बीजेपी ने भी हिमाचल का और पंजाब का सवाल उठा दिया, बीजेपी ने 55 साल का हिसाब मांग लिया। तो अब जो बात ये है कि जो अपोजिशन है ना हिंदुस्तान में 2014 के बाद थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी गैप आया है।
जो अपोजिशन कह रही है, पुराने कामों का जवाब ही देते नहीं बन रहा, जवाब देते नहीं बन रहा है। ठीक है। और उस क्रेडिबिलिटी गैप से सरकार से सवाल क्या करे, उससे पहले उनसे ही उनके पुराने काम का सवाल पूछ। एग्जैक्टली। तो जब वो दोनों कार्ड नहीं चले तो अब उन्होंने सोचा कि चलो देखते हैं, हिंदू कार्ड चला करके देखें। लेकिन एक तरफ तो हिंदू कार्ड चलाना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो आर्क बिशप हैं गांधीनगर के, उनसे वो फतवा जारी कराते हैं। हाँ। तो जो इससे उल्टा प्रभाव पड़ेगा, तो कहीं और जितना सिंबल बोलेंगे नहीं है, और हर एक, जैसे कहते हैं ना कि दो नाव पे सवारी, लेकिन यहां पर कई नाव पर एक साथ सवारी करने की कोशिश है क्या। मुझे एक छोटा सा ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से लौटेंगे और फिर बातचीत को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। बात कर रहे हैं दरअसल गुजरात की जंग की। आखिर क्यों गुजरात की जो जंग है, उसकी जो लड़ाई है, वो हर तरफ से होते हुए आखिरकार धर्म पर ही आकर के क्यों टिक गई है। हमारे साथ बातचीत के लिए इस पर खास पैनल मौजूद है। रोहन गुप्ता जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि ये आखिर तमाम जो कोशिशें होती हैं, अभी लॉन्चिंग की बात कर रहे थे अशोक गोयल साहब, तो क्या लॉन्चिंग की भी लेकर के दिक्कतें आ रही हैं? एक तो आपको सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा लेकर के चलना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। मनोज त्यागी जी को आप सामने ला नहीं पा रहे हैं। इन सब के बीच घर से भी मुखालिफत हो रही है। शहजाद पूनावाला ने आज जिस तरीके से बातें कही हैं, कुनबा परवरी की, परिवारवाद की, क्या लॉन्चिंग को लेकर के और ज्यादा मुश्किलें होंगी राहुल जी के? और ऐसे वक्त में जब गुजरात के इलेक्शन सर पर है, इस तरह की बातें क्या आपको और ज्यादा दिक्कत नहीं पैदा करेंगी? देखिए, मैं इसका आपको जवाब देना चाहूंगा। पहली बात, राहुल जी के सिर्फ मंदिर जाने से बीजेपी को अगर इतनी दिक्कत हो रही है, वही उनकी बौखलाहट दिखा रही है, नंबर 1। नंबर 2, राहुल जी ने पूरे गुजरात में प्रवास किया, उन्होंने सिर्फ विकास की बात की है। नंबर 3, 2 दिनों से उन्होंने सवाल पूछे हैं भाजपा को, वो उनके कोई भी आदमी जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। देखिए, एक चीज समझिए, अगर गुजरात की पॉलिटिक्स जो भी जानता है, बीजेपी जो भी चुनाव यहां पे जीता है, सिर्फ धर्म की राजनीति पे जीता है, विकास पे कभी भी चुनाव नहीं जीता है। आप किसी भी पुराने पत्रकार को पूछ लीजिए, जो वरिष्ठ पत्रकार नहीं, लेकिन सर, उनको ये चीज करनी है, वो चाह रहे हैं कि ये चीज हो। हम हमारे एजेंडा से इस बार हम हमारे एजेंडा से नहीं हिलेंगे, हम इनको सवाल पूछेंगे और गुजरात की जनता जान चुकी है। दूसरी बात, गुजरात में जो आंदोलन हो रहे हैं यहां पे, वो किसी ने भी किए हो, वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि 22 साल में भाजपा गुजरात की जनता के लिए कुछ नहीं कर पाई। जो प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, जो गुजरात की अस्मिता की बात कर रहे हैं, वो कहां पे थे जब यहां पे हिंदुओं को मारा गया, जहां पे किसानों को मारा गया, महिलाओं को मारा गया, पाटीदारों को मारा गया, दलितों को मारा गया? कहां पे थे वो लोग? उनके पास गुजरात की जनता को देने के लिए कोई जवाब नहीं है। अब पिछले 3.5 साल के शासन में 3 साल में सिर्फ 3 बार वो गुजरात आए। वही राहुल जी 20 दिन गुजरात में रहते हैं तो आपको पेट में दर्द होता है। इस बार आपकी कोई राजनीति नहीं चलेगी। हम आपको आपके धर्म की राजनीति पे भी जवाब देंगे और विकास के मुद्दे पे भी जवाब देंगे। हम दोनों पे आपको जवाब देंगे। आपकी कोई भी जो भी आपकी नैरेटिव है, आपकी जो भी आप जो चाहेंगे, हम 2017 में है सर। इस बार आप अगर कोई भी 5 साल की बात करें तो समझ आती है, नहीं है। आप पूरे 22 साल की बात कर रहे हैं। आप इससे पहले तो कम से कम अवाम ने सर्टिफिकेट दिया ना सर। इससे पहले के टर्म में आपको नहीं चुना, और मैं वही बता रहा हूं, 5 साल ये वही चीज करना चाह रहे हैं भाजपा वाले। इस बार भी वही चाह रहे हैं ये लोग। इस बार भी भाजपा वही चाह रही है, पर इस बार वो नहीं होगा। हम जब जवाब दे रहे हैं, बीजेपी की जो तिलमिलाहट है वो इसीलिए है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से उनको जवाब मिल रहा है। कल बीजेपी ने पूछा राहुल गांधी के धर्म के बारे में, हमने कहा वो जनेऊधारी हिंदू है, अब किसी को प्रॉब्लम है तो जनेऊधारी हिंदू क्यों बोला? अरे भाई साहब, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं, उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। तब आप बोल रहे हो नैरेटिव चेंज हो रहा है। हम आपको जो सवाल पूछ रहे हैं, आप तो जवाब नहीं दे पा रहे। आप जवाब दीजिए। हमने तो आपको जीएसटी पे सवाल पूछ रहे हैं, आप नोटबंदी पे सवाल पूछ रहे हैं, आप कर्ज और घर को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं। क्या इसका जवाब मिल रहा है? विकास में पूछा है। आप राहुल जी का जवाब देखिए, आपको 50 लाख घर की बात पे सवाल पूछा है, गुजरात के ऊपर जो ऋण हुआ है उसके ऊपर सवाल पूछा है। हमने उनको गुजरात के मुद्दों पे सवाल पूछा है। जवाब मिल रहा है कि नहीं? आपके प्रवक्ता से उसका जवाब चाहिए। ठीक, रोहन जी ने एक बात कही कि राहुल जी के मंदिर जाने से भाजपा क्यों परेशान है। हमें तो अच्छा लग रहा है कि ये चुनाव भक्ति, गुजरात का चुनाव कम से कम भगवान राम की भक्ति राहुल गांधी जी करेंगे, तो एक ये अच्छा कदम है।
और इसको हमारा यही मानना है कि चुनाव के बाद भी कम से कम मंदिर जाते रहें। गुजरात में बड़े बड़े मंदिर हैं, गुजरात में ही कर दें। राहुल जी मैं बड़े आराम से सुन रहा था, राहुल जी बड़े आराम से सुन रहा था, मैं बड़ा आराम से सुन रहा था आपको, मैं बड़ा आराम से सुन रहा था। प्लीज सुन लीजिए, सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। तो आप जवाब ले लीजिए ना सर, लीजिए ना जी सर, जवाब आपने मांगा है सर, जवाब ले लेते हैं। वो चुनाव के बाद भी इसी तरह से जाते रहे और यहीं पे गुजरात के चुनाव में भी घोषणा कर दें कि भगवान राम के मंदिर में जाते जाते कि भगवान राम का मंदिर भी अयोध्या में बनवाएंगे। दोनों पार्टियां मिलकर अभी संकल्प कर ले गुजरात के चुनाव में, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। नंबर एक बात। नंबर दो, रोहन जी एक बार सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए, आप उसके बाद जवाब दीजिए। अभी आप बोल रहे थे, मैं चुप से सुन रहा था आपकी बात, प्लीज थोड़ा सा सवाल का जवाब दीजिए। गुजरात की जनता, हमने आपके सवाल का जवाब दे दिया, तो लीजिए अभी राहुल जी के दम के ऊपर हमने जवाब दे दिया। आप हमारे सवाल का जवाब दीजिए। 50 लाख वोट क्यों नहीं बने, क्यों इतनी तिलमिलाहट होती है आपको, इतना ज्यादा क्यों है? चुप तो रहिए, मैं आपसे जवाब चाहूंगा, प्लीज सुन लीजिए। आप नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, आप ही गलत मैसेज दे रहे हैं सर। आप सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब ही दे रहे हैं, हम सवाल का जवाब ले ले, कम से कम आप ही जवाब नहीं दे रहे हैं, ये दूसरे सवाल पूछ रहे हैं। वही दे, सुन तो लीजिए, सवाल का जवाब सुन लेते, फिर मैं आपके पास आऊंगा। मैं ये कह रहा हूं आपको बोलने दे रहे हैं सर। ये भगवान राम की भक्ति इनको मुबारक, और इसी ये चुनाव भक्ति के बाद भगवान राम की भक्ति इसी तरह से करते रहे, ये बहुत अच्छा रहेगा। नंबर एक बात। दूसरा मैं ये कह रहा हूं, जो ये गुजरात मॉडल और विकास की बात कर रहे हैं, गुजरात की जनता नहीं भूली है कि 22 साल पहले का गुजरात और आज के गुजरात में कितना अंतर है, वो सब जानती है। आपका ये जो मॉडल था, जो जातिवादी में के आपने पाटीदार आंदोलन आपने हार्दिक पटेल को उकसा के किया, उधर आपने अल्पेश ठाकुर जो आपके कांग्रेस में था उनका ओबीसी का मुद्दा बनाने की कोशिश की। मैं एक बात है, मैं आपसे क्योंकि उन्होंने सवाल जीएसटी, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, घर और कर्ज, ये तमाम बातें पूछी। मैं वही कह रहा हूँ साहब, मैं एक बात जवाब दे रहा हूँ कि जिस तरह से ये सोचते हैं कि गुजरात की जनता बेवकूफ है, पाटीदार जो है वो इनके कहने से भड़क जाएंगे। आज आप सुन तो लीजिए, आप ये बताइए कि ये एक आरक्षण के लिए आंदोलन चला और आज वो कांग्रेस की गोद में, क्योंकि पहले से कांग्रेस कौन सा आरक्षण दे दिया? मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, कहा है कि 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। आपने कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बना दिए? कपिल सिब्बल के साथ अगर आपने अनाउंस कर दिया, आप समझ रहे हैं कि गुजरात की जनता काला धन का है, अरे सर काला धन का है, आरक्षण मिल जाएगा का है। आप ये अन्ना आंदोलन चलाया था, कारीगरी और जादूगरी गुजरात की जनता देख काला धन का है, जनलोकपाल का है, इसके अंदर नहीं आने वाले, देश को गुमराह करने का काम किया है। ठीक है, कोई भी आंदोलन होता है, आप किसी का आंदोलन बताएंगे। वही कह रहा हूँ, जब इनका ये अन्ना आंदोलन किसका था? अन्ना आंदोलन किसका था? आरएसएस हो गया ना, हमारा था। तो इसके बाद लोकपाल का है, अशोक जी सऊद, आप बताए ना वो जनलोकपाल का है। वही कह रहा हूँ। अब दूसरा, अशोक जी सवाल का जवाब दीजिए। आप सुनिए ना, नोटबंदी पे सुनिए। नोटबंदी के ऊपर अभी एक नहीं, नोटबंदी पे नहीं पूछा है, मैंने सवाल पूछा है सुन तो लीजिए अभी आप, 50 लाख मैं जवाब दे रहा हूँ। अभी गुजरात पे इतना ज्यादा ऋण क्यों है? 4 दिन पहले आपके जो कांग्रेस के एक लीडर है, जो 3 बार आपकी टिकट पे एमएलए रहे दिल्ली के, उनको गिरफ्तार किया क्योंकि 50 करोड़ रुपए उन्होंने नोटबंदी के दौरान अपने जमा कराए थे। 50 लाख घर की जवाब दीजिए। गुजरात देश की जनता को दर्द नहीं था, ये कांग्रेस के अपने जो काले की बात कीजिए, धन आपने जो इकट्ठा किया था उसका दर्द था। देश की जनता ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिखा दिया कि नोटबंदी में पूरा का पूरा देश 125 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के फैसले के साथ थे। आपके जवाब दीजिए। ठीक है, मैं अशोक जी आता हूं आपके पास। रोहन गुप्ता जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आप जीडीपी की पिछले क्वार्टर में दुहाई दे रहे थे, 5.7, 5.7, अब 6.3 आ गया। तो क्या अभी आपको यह लग रहा है कि जो जीएसटी था या फिर नोटबंदी था वो अब कारगर हो गया? क्योंकि अब तो बढ़ रही है जीडीपी। मैं आपको बताऊं, मैं इसका आपको जवाब देना चाहूंगा। जरूर। देखिए, जिस प्रकार से नोटबंदी और जीएसटी से एक बहुत बड़ा मार भारतीय अर्थव्यवस्था पे पड़ा, 2% हमारी जीडीपी गिरी है, नंबर 1। और अगर उन्होंने मापदंड चेंज कर दिए, अगर हम पुराने मापदंड गिनते हैं तो 3.5% के आसपास हमारी जीडीपी कम हुई है।
अब जब नोटबंदी को समय हो गया, जीएसटी को समय हुआ, 0.6% बढ़ोतरी पे आज भाजपा के प्रवक्ता बात कर रहे हैं। जब 2.5% कम हुई, जब 2% कम हुई, तब तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं आपको यही बता रहा हूं कि आपकी जीएसटी की जो परिमार है, आज नोटबंदी की मार और जीएसटी के बाद आज 1.5 साल के बाद में 2.5% के 0.5 आप चर्चा कर रहे हैं। और जब 2.5% कम हुई तब आप चर्चा नहीं कर सकते। तब आपने चर्चा नहीं किया अशोक जी, तब आप चर्चा करने नहीं आए थे, तब आप बड़ी बात कर रहे थे कि और समय लगेगा और समय लगेगा। अब आप चर्चा कर रहे हैं। देखिए अशोक जी, भाजपा की यह नीति रही है, जब भी कुछ अच्छा हो उसका क्रेडिट लेने जाओ, जब बुरा हो तब धर्म की बात करो। ये गुजरात चुनाव है अशोक जी, यूपी नहीं है। और समझते हैं गुजराती बहुत स्मार्ट है, इस बार बेवकूफ नहीं बनेगा आपकी बातों से। आप सवाल के जवाब दीजिए, 50 लाख घर का क्या हुआ और गुजरात के ऊपर इतना रूल का क्या हुआ? मुझे आपसे जवाब चाहिए। एक देश की आप मुझे जवाब दीजिए। जा रही है, आप जवाब देश की बात मत कीजिए, गुजरात की बात कीजिए। गुजरात में 22 साल क्या किया? आपके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, क्या किया? वो बात नहीं कर पा रहे, वो अपने भाषण में गुजरात के विकास की बात नहीं कर पा रहे। ये कैसे प्रधानमंत्री है जो छोटी से छोटी चीज की क्रेडिट लेते हैं? वो किसी उनके पास भाषण में गुजरात के बारे में बात करने के लिए कुछ नहीं है। इंदिरा जी को याद कर रहे हैं, कुछ नहीं है। अरे आप सीएम थे, आप इस राज्य के 17 साल सीएम थे, आपके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। और यही गुजरात की जनता आपको जवाब देगी। चलिए ठीक है, मोहर लगेगी हाथ पर। गुजरात की जनता का नारा गुजरात की जनता 150 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएगी। रोहन जी, आप भी यही हैं और हम भी यही हैं। 18 दिसंबर को यही बात करेंगे। 150 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ आएगी। जो आप गुजरात के बेटे का, गुजरात की अस्मिता का जो आपने अपमान किया है, वो गुजरात की जनता देख रही है। गुजरात के अंदर जो पिछले 22 वर्षों में जो विकास हुआ है, उस विकास के नाम पर गुजरात की जनता वोट देगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव की तरह गुजरात की जनता इस बार मुंह तोड़ जवाब देगी। 50 लाख घर का जवाब नहीं दे पाए, रोहन गुप्ता जी बैठ की बात कर पाए। लेकिन अमीर हैदर जैदी साहब, आखिर क्या जरूरत आन पड़ी है कि राहुल गांधी को जनेऊधारी हिंदू बताना पड़ रहा है अपने आप को? ठीक है, अगर वो मंदिर जा रहे हैं, आपने कहा कि ठीक है, उनको मंदिर जाने पर किसी और को एतराज नहीं होना चाहिए। अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो उनके धर्म का मामला उन तक था, उसका जवाब लेकर के आप आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, आप बता रहे कि जनेऊधारी हिंदू हैं, आप 3-3, 4-4 फोटोग्राफ्स जारी कर रहे हैं। सबूत देना ही क्यों है? मैं उसके खिलाफ हूं, नहीं देना चाहिए था, वो उनका व्यक्तिगत मामला था। लेकिन क्या मंदिरों के ऊपर बीजेपी का कॉपीराइट है? बीजेपी के लोग ही मंदिर में जाएंगे, कोई भी जा सकता है जिसकी आस्था होगी। और अगर मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूं ना कि चलिए कॉपीराइट नहीं है, इसीलिए राहुल गांधी को ये बताने की जरूरत क्यों है? मुकम्मल कर रहा हूं, बता रहे हैं, मैं मुकम्मल कर रहा हूं उस बात को। अगर राहुल गांधी के मंदिर जाने पे ऐसा लगता है कि फिर वो हो रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को एक काम करना चाहिए था। मोदी जी को चर्च भी जाना चाहिए था, गुरुद्वारे भी जाना चाहिए था, दरगाह भी जाना चाहिए था, तब मोदी जी का बड़प्पन होता। सिर्फ अजान के टाइम पे रुक जाना, हम उसका सम्मान करते हैं। नहीं सर, वो हमने तो देखिए ये भी देखा है कि जब मस्जिद जाते हैं तो हिंदुवादी संगठन सीधे पीएम मोदी को ही टारगेट कर देते हैं। टारगेट नहीं करते। बड़प्पन उनका जब ही होता जब वो कहते देखो ये मंदिर जा रहे हैं, हम मस्जिद भी जा रहे हैं, गुरुद्वारे भी जा रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। मसला ये नहीं है। प्रधानमंत्री का एक बयान निकाल के देख लीजिए, कल का भाषण, जब उन्होंने कहा गुजरात की धरती पे कोई भी कुछ कह के चला जाए और तुम सुनते रहोगे, क्या विपक्ष को धमकाने की कोशिश कर रहा है प्रधानमंत्री स्टेज से? ठीक है, ये भाषण मैंने खुद सुना है। तो बीजेपी क्या करना चाहती है? फांसी बुलाना चाहती है? मसला ये नहीं है। बहुत काम किया। काले धन के दलदल पे ये चुनाव हो रहा है। मुझे ये पता है केंद्र सरकार के जितने मंत्री वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो किसके फंड से लड़ रहे हैं? क्या उसका पेटीएम से पेमेंट हो रहा है, चेक से हो रहा है, कौन से बैंक से हो रहा है? अशोक देश को नोटबंदी के दलदल में धकेलने वाले, सारे आम आदमी को चोर कहने वाले, काले धन पे बात करने वाले, आज बताए ना कि गुजरात चुनाव के अंदर कौन सा दल लग रहा है? इनके साथ में मैं ये भी जानना चाहता हूं कि अगर आपने तमाम काम किया और गुजरात मॉडल को हमने देखा है कि गुजरात मॉडल को लेकर के बीजेपी का हर छोटा बड़ा नेता सामने सार्वजनिक मंचों पर गुजरात मॉडल की दुहाई देता रहा है। 3.5 सालों में क्या आपके पास कोई ऐसा काम है, जब से पीएम मोदी बाहर आए हैं गुजरात से, क्या आपने कोई ऐसा काम किया जो आप 3.5 सालों में ही गिनाती पिछले 5 साल को छोड़ दिया जाए तो? क्यों नहीं आखिर उन बातों पर जिक्र हो रहा है, उन बातों पर क्यों नहीं आप कोई सफाई दे रहे हैं या फिर उनको क्यों नहीं गिना रहे हैं? क्यों बार बार घूम फिर करके
पुराने कामों को, कांग्रेस की गलतियों को या खामियों को या पुरानी नीतियों को ही कोसते दिखाई दे रहे हैं? नहीं, देखिए साहब साहब, मैं आपको यही कह रहा हूं कि जैसे हैदर साहब अभी कह रहे थे और रोहन जी कह रहे थे, एक्चुअली जो डिबेट का जो मुद्दा है उसको ये लोग गलत सेट करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, तो सर क्या मैं आपको मैं बता रहा हूं उनका जो 40 मिनट और 45 मिनट का जो भाषण होता है, जो वो अपनी बात कहते हैं, उसमें से एक मेजर हिस्सा उनका जो गुजरात के डेवलपमेंट के ऊपर होता है कि उन्होंने गुजरात के लिए क्या कहा। लेकिन जब वो हाफिज सईद वाली बात कहते हैं या वो गुजरात के अस्मिता की बात करते हैं, गुजरात के बेटे की बात करते हैं, तो ये जो कांग्रेस है, हार्दिक पटेल, आप सुन तो लीजिए, जो कांग्रेस है या ये जो सीपीएम के सो कॉल्ड कांग्रेस की दूसरी पारी खेलने वाले ये लोग हैं, ये उसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताया कि किस तरह से गुजरात के सत्ता में आने के बाद उसके बेटे आज जो अरे किसान तो 50,000 करोड़ रुपया जो आप बेटे की बात कर रहे हैं, किसान तो आज वो 1,25,000 किसानों पे जो अत्याचार, नर्मदा का जो प्रोजेक्ट था उसको जवाब उनके आते ही 14 दिन के अंदर उसको उन्होंने शुरू किया। 9,000 करोड़ का कुछ गुजरात बोल के चला जाएगा, गुजरात के ऊपर प्रधानमंत्री का कॉपीराइट है क्या? नहीं, जवाब देना। आज आप ये देखिए, गुजरात के प्रधानमंत्री कल स्टेज से धमका रहे विपक्ष के नेता को 27,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट शुरू हुए, तो वहां पर एक लंबी लिस्ट जो पिछले 3.5 वर्षों में तो सर गुजरात के अंदर शुरू हुई है, उस लंबी लिस्ट के ऊपर ये लोग बहस ही नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको पता है, पता है आप करना नहीं चाहते, काले धन के बलबूते पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन से सेटिंग करके चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर चेयरमैन के चुनाव के अंदर गड़बड़ी पाई जाती है, एक बार आप बोलने को तैयार नहीं। दूसरा, आपके बैलेट पेपर में वोट लगी हुई मिलती है चुनाव से पहले, उसमें आप बोलने को तैयार लीजिए। एक बार आप भ्रष्टाचार के सुन लीजिए, एक बार आप सुन लीजिए। नहीं, मुझे एक दूसरा ये जो बार-बार मुझे ब्रेक पर जाना है, जल्दी से आप बता दीजिए कि आपको धर्म पूछने की क्या जरूरत पड़ी? इतना ही काम किया आपने तो। हमने कहां पूछा, वो खुद ही कह रही है हिंदू जनेऊधारी हिंदू हैं। सर मैं ये कह रहा हूं, जो हिंदू नाम से नफरत करने वाली है कांग्रेस, क्या जरूरत पड़ गई? ठीक, हिंदू आतंकवाद के शब्द कॉइन करने वाले और ये कहने वाले के आतंकवाद है देश में, आतंकवाद से क्या जरूरत पड़ गई? भगवान बात कीजिए, ये इनकी मानसिकता को दिखाता है। बात कर रहे थे आप गुजरात में, आप हिंदू बात गुजरात की कीजिए, राहुल गांधी गुजरात की कीजिए। गर्मा गर्म बहस हो रही है, ठीक है सर, मैं आता हूं, आप सबके पास आता हूं, ब्रेक पर जाना है। गर्मा गर्म बहस को हम ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। तो क्या राहुल गांधी चक्रियों में फंसते दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि एक तरफ जहां गुजरात की लड़ाई में वो अपना मजहब बताते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं उनके घर के अंदर भी वो घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। और शर्मा साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि एक तरफ तो गुजरात की लड़ाई है, गुजरात की लड़ाई में हम देख रहे हैं कि किस तरह की बातें हो रही हैं और कहां से जो बुनियादी मुद्दों से लेकर के अब मजहब की बात हो रही है। लेकिन इन सब के बीच अगर एक कांग्रेस लीडर परिवारवाद पर और राहुल गांधी के सदर बनने को लेकर के जो भी प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस पर एक सवाल उठा रहा है, इसको किस तरह से देखें? क्या राहुल गांधी की लॉन्चिंग को लेकर के एक बार फिर से परेशानी खड़ी होने वाली है? और जैसा उम्मीद लगाई जा रही थी कि गुजरात इलेक्शन के बाद राहुल गांधी सदर बन जाएंगे, अब कहीं ना कहीं उसमें भी दही जम रही है। देखिए, ये तो सबके सामने जाहिर है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी की ताजपोशी दिन प्रतिदिन टाली जा रही थी, वो कहीं ना कहीं वो पार्टी का इंटरनल मैटर रहा हो। और उस समय पर गुजरात समय के इलेक्शन के टाइम पर एक कांग्रेस के नेता का ये बयान आना कि परिवारवाद को लेकर बयान आना, तो वास्तव में एक कांग्रेस के लिए चिंताजनक विषय होना चाहिए। लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि गुजरात इलेक्शन पे असर पड़ेगा सर कि नहीं, मैं बिल्कुल समझता हूं, जहां तक है कि भारतीय जनता है और गुजरात की जनता खासतौर पर जिसने अपने उद्यमशीलता से अपने देश में परचम फैलाया, तो इतनी समझदार जनता है, वो सब चीजों को समझती है कि कहां राजनीति हो रही है और कहां केवल दिखावा हो रहा है। तो आज का मुख्य
हैदर साहब, मैं आज का देखिए, मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं, मैं एक साफ बात करना चाहता हूं। बीजेपी का अध्यक्ष भी नागपुर से नियुक्त होता है। देखिए मेरी बात सुनिए, और बीजेपी के बात परिवारवाद की हो रही है, नियुक्ति की बात नहीं हो रही है। बात नियुक्ति की हो रही है, आप मुद्दे को भटका रहे हैं। देखिए मेरी बात को सुनिए, मैं तसल्ली से आपको समझाना चाह रहा हूँ। मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, मैं एक चीज को समझाना चाह रहा हूँ। देखिए ये तो आप अननेसेसरी राहुल गांधी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आज मैं उनका स्क्रीन स्पेस चाहता हूँ, मैं रोक रहा हूँ, मैं आपी के साथ रोक रहा हूँ। ठीक है, वीके शर्मा साहब के पास मैं ज्यादा जा भी नहीं पाया हूँ, उनका स्क्रीन स्पेस भी बहुत जरूरी है और मैं उनसे बहुत संजीदा सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि उनकी बात पूरी आ जाए। मैं सीधा आपसे रोहन जी से बात करना चाह रहा हूं कि रोहन जी, जिस प्रकार का एक वातावरण आज गुजरात में बन रहा है, उसमें आपको एक पार्टी के प्रवक्ता के नाते या पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के नाते आपको वहां का एक विश्लेषण करना चाहिए कि आज जो गुजरात की स्थिति है, चाहे वो अल्पेश की बात हो, जिग्नेश की बात हो, हार्दिक पटेल की बात हो, तो जो वो अपील कर रहे हैं आज जनता में, मैं वोट की बात करूं, चुनाव की बात करूं, क्योंकि चुनावी मुद्दा है, चुनावी लहर है आज के टाइम में, तो जो लोग वो वोट अपील कर रहे हैं, तो राहुल गांधी का कहीं ना कहीं ये फर्ज बनता है कि उन अपील को वोटों में कन्वर्ट करने का प्रयास करें, ना कि इधर उधर की बातों में उलझें। ये मेरा व्यक्तिगत आपको इधर उधर की बात है नहीं, जैसे कि आप ये धर्म को लेके बात, आप वो जनेऊ आप क्यों दिखा रहे हैं भाई, क्यों आप प्रमाण दे रहे हैं? अगर अपोजिशन आपको ये इस चीज को उछालना चाहती है तो आप उसको क्यों रिएक्ट कर रहे हैं इस बात को लेकर? आप अपोजिशन के जाल में फंसते जा रहे हैं। रोहन गुप्ता जी, मैं आ रहा हूं, इस पर जवाब ले रहा हूं, लेकिन राजवीर शर्मा जी, मैं यही सवाल आपसे भी समझना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से तमाम बातें हो रही हैं और घर के अंदर भी मुखालिफत हो रही है, इस पर मैं सर शॉर्ट रिएक्शन आपसे भी चाहूंगा। नहीं, मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि कांग्रेस और उनके सब साथी बड़ी कंफ्यूजन की स्टेट में हैं, टू बी और नॉट टू बी। ये बड़ा सवाल मुझे लगता है कि कांग्रेस और अपोजिशन के सामने है। मैं दो बात यहां पर कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। एक तो ये कि हर समय पर जब इनका थोड़ा बहुत लगता है कि कुछ बन रहा है माहौल, तब तक कोई कपिल सिब्बल बोल देता है कि प्रधानमंत्री तो हिंदू ही नहीं है। कभी अपने जो राहुल गांधी हैं वो कुछ बोल देते हैं, कुछ आर्गुमेंट्स ऐसे देते हैं जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है कि साहब वो पार्लियामेंट का सेशन नहीं बुला रहे। पार्लियामेंट का सेशन अब वो बीजेपी ने कह दिया कि भाई ये कोई पहली बार तो है नहीं, ये पहली बार तो है नहीं। जब नहीं बीजेपी ने कह दिया और वो कन्विक्शन कैरी कर रहे हैं, वो कन्विक्शन, हैदर साहब वो कन्विक्शन कैरी कर रहे हैं। अरे मेरी बात तो सुन लो ना साहब, आप देखिए, मैंने आपको उसमें इंटरफेयर नहीं किया, से जवाब ले लेता हूं, मैंने आपको इंटरफेयर नहीं किया था। राजवीर साहब, मैं रोहन जी से इस पर जवाब ले लेता हूं, उसके पूरे मैं जल्दी से रोहन जी से जवाब ले लेता हूं, तो वो सही है। ठीक है रोहन जी, आप जो कहे वो रोहन जी, क्या पूरी कांग्रेस पार्टी एक कंफ्यूजन की स्थिति में है? एक बात, और क्या आप बीजेपी जो आपको फंसाना चाहती है, जो जाल बिछाती है, उस जाल में फंस जाते हैं इजीली, जैसा कि वीके शर्मा साहब कह रहे हैं? इसका आपने बहुत सही सवाल पूछा, मैं इसका सीरियस एक जवाब सुन लीजिए। देखिए, बीजेपी का अब एक ही प्रयास है, कैसे भी ये चुनाव को भावनात्मक मुद्दों पे ले जाया जाए। आज के दिन लोगों ने बहुत क्लियरली, उनका माइंड है कि कांग्रेस की फेवर में वोट देना है। आज 22 साल के कुशासन के बाद वहां पर पार्टी, मैं एक बात कह रहा हूं, हर आदमी, मेरा जवाब सुन लीजिए, मेरा जवाब सुन लीजिए प्लीज, मेरा जवाब पूरा सुन लीजिए, फिर आप बोलिए। आपको मेरा जवाब करना लगेगा। भाजपा हमको फंसाने का प्रयत्न करेगी, हम नहीं फंसेंगे। आप अशोक जी, आपने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है, क्योंकि वो विकास के सवाल है। राहुल जी, हम दो चीजें कर रहे हैं, एक भाजपा को हम एक्सपोज कर रहे हैं भावनात्मक मुद्दों पे, और दूसरा विकास पे हम हमारे सवाल पे अड़िग रहेंगे। दोनों मोर्चों पे हम उनके गोल पोस्ट पे घुस के भी बात करेंगे और हम विकास की बात करेंगे। मुझे अशोक जी का सवाल पूछा, मेरे दो सवालों का जवाब दे दे। रोहन जी, अगर मैं गलत नहीं हूं, विकास की बात देखिए, भाजपा हमको कुछ भी करके एक ट्रैप बनाने का हर इलेक्शन में जो प्रयास कर रही है, हमने उसका जवाब दिया तो भाजपा के पेट में दर्द हुआ। और अब विकास के मुद्दे पर सवाल अभी आप तो अभी देखना रोहन जी, आपका 18 दिसंबर को पता लगेगा आपको। शर्मा साहब, मैं आपकी बात कहना चाह रहा हूं कि देखिए, आप जवाब दीजिए, ये दो सवालों का जवाब। लेकिन रोहन गुप्ता साहब, मुझे ये बताइए जरा, अगर आपके घर से भी सवाल उठ रहे हैं, शहजाद पूनावाला अगर इतने गंभीर, इतने संजीदा सवाल उठा रहे हैं, उसका जवाब आपकी तरफ से क्यों नहीं आ रहा है? क्यों उस पूरे मामले पर आप कन्नी काटते नजर आ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पूरी तरह से ये सिलेक्शन, ये इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है सर।
तो फिर अगर सिलेक्शन ही करना है तो फिर क्यों इंतखाबात की एक प्रोसेस, पूरा प्रोसेस दिखाने की जरूरत क्यों है? जब सबको ये मान के बैठा है कि राहुल गांधी को ही सदर बनाना है, तो क्यों एक प्रोसेस को अपनाया जा रहा है? आप घोषित कर दीजिए, ऐलान कर दीजिए। देखिए अभी जिस मैंने अशोक जी को 2 सवाल पूछे, उनके पास उसके जवाब नहीं। रोहन जी, मैं आ रहा हूं, आपके जवाब के बाद उन्हीं के पास आ रहा हूं। सुन तो लीजिए, किसी भी व्यक्ति, आपके पास जवाब नहीं है अशोक जी, सर अब आप मेरे जवाब नहीं है मुझे। जवाब नहीं है, तो कह रहा हूं 1 घंटे से डिबेट कर रहे हैं, सही रोहन जी, एक जवाब दीजिए। आप मेरे सवाल के जवाब नहीं दे रहे हैं रोहन साहब, सुन ही नहीं रहे। आपने गुजरात का आज सुनने जाऊंगा रोहन साहब के आपके सवालों के जवाब ही रोहन साहब 50 लाख के अब आप घर मेरे खरीदे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं सर आपके पास 2 मिनट में पहुंच नहीं, आप अशोक जी बिल पे जवाब दे रहे हो। ये जवाब लेने अशोक जी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं जो बात कह रहा हूँ कन्नी काटने वाली, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। रोहन का ये जवाब है। हाँ, देखिए, किसी भी आदमी को, किसी भी पार्टी के किसी भी व्यक्ति को पार्टी के कई भी काम पे सामने ऐतराज हो सकता है। उनके में भी यशवंत सिन्हा उनकी पार्टी में है, शत्रुघ्न सिन्हा उनकी पार्टी में है, उन्होंने भी सवाल तो सर आप ये घोषित कर दीजिए। सर ठीक है रोहन जी, आप ये ऐलान कर दीजिए। नहीं, मेरी बात सुनिए, सर एक्सेप्टेड, वही बता रहा हूं रोहन जी किसी भी शहजाद पुरवाला को अगर पार्टी से प्रॉब्लम है तो वो इस्तीफा दे पहले। वो क्यों अमित शाह के आज वो शहजादे, आज अमित शाह के शहजादे के साथ रोहन जी मुझे ये बता दीजिए, आप यहाँ पर नेशनल टीवी पर ये ऐलान कर दीजिए, आज आप ये ऐलान कर दीजिए कि राहुल जी के अलावा भी जो भी सदर बनेगा, जो भी अध्यक्ष बनेगा, हमें मान्य होगा। करके पार्टी को सवाल पूछे। रोहन जी, मैं आ रहा हूं विके जी। रोहन जी, आप इस नेशनल टीवी पर ऐलान कर दीजिए कि राहुल जी के अलावा भी हमें कोई भी सदर कबूल होगा, हम कोई भी सदर बनाने के लिए तैयार हैं। देखिए, हमने नॉमिनेशन की प्रोसेस की है, जिसको भी अपना नॉमिनेशन सभी को पता आपका नॉमिनेशन क्या है, सबको पता है। अशोक साहब, मैं उस बात पर आना चाह रहा हूं कि आपको बार-बार ये टारगेट किया जा रहा है कि पूरी कैबिनेट को गुजरात में है। अब ये गुजरात में आप क्यों अगर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी कैबिनेट में क्यों है? अब जो कांग्रेस में सवाल उठा रहे हो, अशोक ने अमित शाह को आपका रोहन जी प्लीज जल्दी से जवाब ले लूं। रोहन जी शांत हो जाइए प्लीज। रोहन जी, कांग्रेस में सवाल मत उठाइए। ठीक है सर, आपका जवाब आ गया। ठीक है, पूरी प्रक्रिया को हमने सार्वजनिक किया। जवाब दीजिए उसका। शांत हो जाइए रोहन। मैं ये कह रहा हूं, जब कांग्रेस और सीपीआईएम के जो हमारे दोनों प्रवक्ता बैठे हैं, अशोक जी मेरे जो जवाब दे दीजिए आप। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो चुनाव में बिल्कुल पूरी ईमानदारी से काम करता है। उत्तर प्रदेश का भी जब चुनाव था तो, और वाराणसी में जब प्रधानमंत्री जी 3 दिन पे रहे, 3 दिन वहां पर गए, तो इन लोगों ने बड़ा वहां पर सवाल उठाया कि बेचैनी हो गई है, घबरा गए हैं, चुनाव हार रहे हैं, प्रधानमंत्री जी वाराणसी में 3 दिन है, सारी की सारी सीटों पे ये सारी की सारी सीटें हार गई। इसी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो आज मंत्री भी बन गया है। लेकिन अब आपके पास नहीं आ रहा हूं, मैं राजवीर जी और वीके शर्मा साहब आपसे फाइनल कमेंट चाहता हूं। ठीक है, मैं जल्दी से फाइनल कमेंट चाहता हूं। ठीक है सर, आप सबकी बात आ गई, वीके शर्मा साहब आप अपनी बात भी रखना चाह रहे हैं, लेकिन गुजरात इंतखाबात में देखिए दोनों तरफ से ना वीके शर्मा साहब दोनों तरफ से चैलेंज किया जा रहा है, दोनों तरफ से कहा जा रहा है 150 प्लस लाएंगे और 18 को जवाब बीजेपी को मिलेगा। आप किस तरह से देखते हैं सर? फाइनल कमेंट आपका। सर वक्त नहीं है सर, अब वक्त नहीं है। अशोक साहब माफ कीजिएगा, वीके शर्मा साहब। ठीक है वीके शर्मा साहब, जवाब आपका जल्दी से। गलत बातों का प्रचार कर रहे हैं। जल्दी से सर आपका जवाब। ये कहना चाहूंगा कि मुझे अभी तक जो भी है ये डिबेट चली है ओवरऑल, हाँ। उसके अंदर मुझे ये नजर आ रहा है कि जैसे रोहन जी ने की जो बातों से लग रहा है कहीं ना कहीं एक छटपटाहट से नजर आ रही है मेरे को। अच्छा ठीक है। और वो इस वजह से नजर आ रही है कि जो मैंने एक गुजरात के अभी तक समीकरण को देखा है तो उसमें जो कांग्रेस का एक खाम जो क्षत्रिय और हरिजन और आदिवासी और मुस्लिम वाला जो एक जाल था वो कहीं ना कहीं वो बिखरता नजर आ रहा है। और इसी वजह से बीजेपी के अंदर पटेल याद आ गए, जब पटेलों में लाठी चार्ज हो रहा था तब पटेल याद नहीं थे। देखिए पटेल गुजरात के पुत्र नहीं थे।
आज भी गुजरात में और देश में प्रधानमंत्री का जो करिश्मा है वो कायम है, नंबर 1। नंबर 2, सबका साथ सबका विकास की राजनीति जो कर रहे हैं, आज मुसलमान भी गुजरात का बीजेपी को वोट करने वाला है बड़ी तादाद में। इतना तो ठीक है, आपकी मीटिंग में चला जाता है तो अब वक्त बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत मुस्लिम वुमेन बहुत ज्यादा वोट करने वाले हैं। मैं आपके पास आ नहीं रहा हूँ, इजाजत नहीं दे रहा है। चलिए ठीक है, गुजरात की लड़ाई एक तरीके से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से है और तमाम बुनियादी मुद्दों से लेकर के अब कहां तक पहुंच चुकी है। लेकिन सबको इंतजार दरअसल 18 तारीख का है, क्योंकि दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं और दावों की हकीकत क्या है और असल जमीन पर आवाम के साथ किसको मिलता है, असल जो जवाब है वो 18 को ही मिलेगा। नजर बनाए रखिएगा। आज का मुद्दा में बस इतना ही।